अब आगे हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुदेश कुमार सिन्हा जी को, जो बांका के प्रेसिडेंट हैं। तो कृपया मंच पर आइए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित कीजिए। मैं तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण एवं समस्त बांधव परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग एवं छोटे माताएं एवं बहनों को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं करती हूं। और मैं शिक्षा के प्रति चाहता हूं कि जिस तरह का हमारे समाज में चल रहा है उस कार्यक्रम को जितना हम लोग मिल के बढ़ावा देंगे वो आगे हम लोग के समाज के लिए एक अच्छा रास्ता, और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग को सचेत होके काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करके हम लोग दे सकते हैं उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और रोजगार के विषय में भी हम लोग को सोच के आगे की पीढ़ी के लिए काम करना चाहिए और करेंगे भी। संस्कृति के लिए भी हम लोग को सोचना होगा कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प लें और अपना कार्यक्रम को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपके अनमोल विचारों के लिए, जिससे हमें अपने लक्ष्य में प्राप्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जी को, जो वाइस प्रेसिडेंट है बैंगलोर के। आपके विचारों से हमें मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति से नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सभा आपके कदमों से सुशोभित होती है और आपका समर्पण संगठन को निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। कौन है भाई? नमस्कार सभी को। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली में हूँ। एक्चुअली मैं बेंगलोर से आया हूँ आज सुबह ही, और ये प्रोग्राम अटेंड करने का मैं धन्यवाद देता हूँ जयदेव दा को, जो उन्होंने ये मौका दिया कि आप लोगों के सामने मैं कुछ वर्ड रख सकता हूँ। रिसेंटली हम लोगों ने भी बेंगलोर में एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया है, अखिल बेंगलोर रारी समाज के नाम से, और हमारे महासचिव भी बैठे हुए हैं, मानस दा ही है। सो हमारा उद्देश्य था कि 4 साल पहले हम उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था वहाँ पे कि जितने भी रारी कायस्थ हैं एक संगठित किया जाए। और अभी तो एक ही उद्देश्य रहता है, विजय मिलन समारोह होता है वहाँ पे, बट रिसेंटली जयदेव दा ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और उद्यमी हैं पूरे इंडिया में, वो एकजुट हों और कुछ इस संस्था के लिए, जितने हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ने चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उन्हें वो सपोर्ट मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? आज हम लोग सभी यहाँ पे हैं, आई थिंक अभी तो स्टार्ट है और मेरा पैनल डिस्कशन भी है, तो उसमें ज़रूर मैं अपना वर्ड रखूँगा कि हाउ टू डू दैट। एंड अभी तो मैं जस्ट अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। आगे पैनल में मैं अपने वर्ड को और एक्सप्लोर करूँगा कि हाउ टू डू दैट। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद श्री प्रवीण कुमार जी, आप इतनी दूर बेंगलोर से हमारे अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं और आपके शब्दों से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शंभू कुमार सिन्हा जी को, जो है वाइस प्रेसिडेंट कटिहार से।
आपने समाज को नवचेतना और सामूहिक सहभागिता का सशक्त स्वरूप दिया है। मंच आपका स्वागत करता है। सभी कोई को मेरा प्रणाम। आज जो शिक्षा का विषय पे हम लोग देख रहे हैं, हमारे अपने बड़े मामा है बाटुलदा, जो पूर्णिया में फेमस है। आज वो अपना नाम पूर्णिया में इस तरह से कमाए हैं, शिक्षा के पूरे पूर्णिया में उनकी नाम काफ़ी फेमस है और उनका स्टूडेंट कहाँ नहीं है। हम चाहते हैं कि उसी टाइप से हमारे बाटुल मामा की तरह अगर प्रत्येक जिला में इस टाइप से कोई खड़ा हो तो हम समझते हैं कि आरके का कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछा नहीं रहेगा। और उनका मार्गदर्शक से आज कितने डीएम हैं, बहुत सारे हैं हर एक जगह में। वो जब दिल्ली आते हैं तो यहाँ के कई पदाधिकारी आकर उनको लेकर अपने घर में जाते हैं, लेकिन आज भी वो शिक्षा के पूर्णिया में बहुत ही आगे बढ़ाए हैं। और हम आशा करते हैं कि उनका मार्गदर्शक अगर हम सभी को लेना पड़े तो एक बार उनसे भी संपर्क किया जाए और उनका मार्गदर्शक लिया जाए। यही समाप्त कर। एक करेक्शन में कर दूं, इन्होंने बाटुलदा का नाम लिया, हमने उनसे संपर्क भी किया था। हमने ये भी कहा था कि आप कम से कम अगर आ सकें तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही कहा कि नहीं, मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप हमारा यहीं से आशीर्वाद स्वीकार करें। थैंक यू। तो शायद उनका आशीर्वाद और उनकी आत्मीयता और श्री शंभू कुमार सिन्हा जी की जो वचन स्पष्टता थी वो हम सबके दिलों को छू ली। और आपके सशक्त विचारों के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री निर्मल कुमार घोष जी को, जो सेक्रेटरी हैं कोलकाता के, जिनकी दूरदृष्टि और सहज नेतृत्व ने समाज में नव संवेदना का संचार किया है। आपके अनुभवजन्य विचारों को सुनना हम सभी के लिए सौभाग्य होगा। नमस्कार। मैं सबसे पहले दिल्ली की धरती को नमन करता हूं। इसके बाद मैं दिल्ली के टीम को अभिनंदन करता हूं जो इस तपती गर्म में इस प्रकार का आयोजन किया और पिछले कुछ महीनों से कठिन परिश्रम करके आज इस दिशा पे लाया है। मैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से आए हुए सभी सदस्यगण को भी आभार प्रकट करता हूं जो इस गर्मी में इतने दूर से इस सभा को सफल बनाने के लिए आया है। मैं मंचासीन पर बैठे सारे गणमान्य सदस्य को मैं नमस्कार करता हूं। आज एक ऐसा सब्जेक्ट चुना गया है जिस पर यह 2 मिनट के लिए मंथन असंभव है। यह एक ज्वलंत समस्या है। पहले तो था समाज में रोटी कपड़ा और मकान, अब वो स्लोगन बदल करके हो गया है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। और एक ऐसी बड़ी समस्या है जिस पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी हो गया है। हम संगठित रूप से अगर इस पर हम विचार विमर्श करें, अपने अपने समाज में करें, अपने अपने मोहल्ले में करें, तो कुछ हद तक हम आगे बढ़ सकेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार समाज के ऐसे 3 स्तंभ है जिसके बिना एक उन्नत समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप इसका महत्व इस प्रकार समझें, कि एक शरीर में मुख, आंख और कान के जैसा है। ये गांधी जी के 3 बंदर है जिसकी बहुत ही जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक पति पत्नी के समान है। अगर इसका संगम
ठीक रूप से हो तो उसका संतान, रोजगार रूपी जो संतान पैदा होगी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शिक्षा ठीक से दें, अगर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक से रहे तो रोजगार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें सर्टिफिकेट वाली शिक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट है पर रोजगार नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी होगी आज के समय में जहां तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा हो। हमें समझना होगा शिक्षा के बिना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यहां तक व्यक्तिगत विकास भी नहीं होगा। बड़े बड़े भाषणों से काम नहीं चलेगा। हमें अपने मोहल्ले तक जाना होगा। सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं की गई है शिक्षा से संबंधित, हमें घर घर तक पहुंचाना होगा। आर्थिक रूप से हमें मदद करनी होगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेधावी है, तेज है, पर वो आर्थिक अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्कूल में दाखिला नहीं कर पाते हैं, हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा। हम हमारे समाज के बच्चे को हम घर तक, मोहल्ले में जा जा करके देखें कि कौन बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। हमें समाज के हर वर्गों को शिक्षा प्राप्त के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कहते हैं ना, शिक्षित होने से मिलता है मान सम्मान, शिक्षा के बिना जिंदगी नहीं है आसान, शिक्षा ही समस्याओं का करती है समाधान, इसके बिना जिंदगी में होते रहोगे परेशान। स्वास्थ्य तो जिंदगी की बहुमूल्य पूंजी है। एक अच्छा स्वास्थ्य ही तनाव मुक्त जिंदगी, लंबी और खुशहाल जिंदगी दे सकती है। बच्चा हो, युवक हो, युवती हो, हर को स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य तो शिक्षा का जीवन संगिनी है। स्वास्थ्य तो शिक्षा का जीवन संगिनी है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जीवन में मैं कहता हूं, ये मेरी अपनी इच्छा है, मेरी अपनी बात है कि अगर आप जीवन में सील अपनाएंगे तो खुश रहेंगे। सील का मतलब हुआ SEEL, S फॉर स्लीपिंग। आप अगर 6 घंटा आपको स्लीप होता है, अच्छे से आपकी नींद आती है, तो बहुत सारे रोगों का समाधान हो सकता है। नींद बहुत जरूरी है। E फॉर एक्सरसाइज। अगर आप दैनिक जीवन में एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, वो भी बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड E का मतलब हुआ ईटिंग, गुड पौष्टिक खाद्य। ये नहीं आपकी काजू किशमिश बादाम आप खाएं, अखरोट खाएं, आप कोई भी पौष्टिक खाद्य, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार खाएं। इसके लिए आपको नॉलेज की भी जरूरत है कि क्या आहार लेना चाहिए बच्चे को जिससे उसका विकास हो सके। एंड लास्ट फॉर नॉट लीस्ट L फॉर लाफिंग। आपको हंसना है, वो हंसने वाले नहीं, हा करके हंसने वाले नहीं, अंदर से मन से हंसना है। तो ये 4 शब्द जो है वर्ड SEEL, 4 लेटर अगर आप जीवन में अपनाएंगे सील, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज, जीवन में कीजिए तभी राज। कृत्रिम खाना पीना की हुई भरमार, भटक रहे हैं आज देश के कर्णधार। रोजगार, इस रसगुल्ले को तो सभी पाना चाहते हैं। रोजगार रूपी जो रसगुल्ला है उसको तो सभी कोई पाना चाहता है। रोजगार न केवल व्यक्ति के लिए या समाज के लिए और व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को व्यक्तित्व सुरक्षा प्रदान करता है। रोजगार के अभाव में एक पढ़े लिखे इंसान भी मानसिक अशांति, आपराधिक प्रवृत्ति का होना, सामाजिक तनाव के पैदा के होना अग्रसर का होता है। तो स्वास्थ्य, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर तकनीकी आत्मनिर्भर वाली शिक्षा रहे तो ये रोजगार की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पर वो सर्टिफिकेट वाली जो हमारी शिक्षा है वो ये सब की तरफ होगी। पर मैंने 2 लाइन लिखी है, पढ़ लिख कर आज का युवा बैठा है खाली, पढ़ लिख कर आज का युवा बैठा है खाली, मानसिक रूप से उसकी स्थिति है बदहाली। ऐसी शिक्षा प्राप्त करो, ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिससे बन सको आत्मनिर्भर। बाद में जीवन में नहीं होगा गड़बड़, बाद में जीवन में नहीं होगा गड़बड़। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। आपकी वाणी ने हमें कर दिया सम्मोहित, आपकी वाणी ने हमें कर दिया सम्मोहित। अब तो शिखर सम्मेलन अवश्य ही होगा आरोहित। श्री भूपेंद्र कुमार सिन्हा जी, ट्रेजरर, जमशेदपुर, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने में नई भूमिका निभाई है। उनका नेतृत्व सबको साथ लेकर चलने वाला है। आप सादर आमंत्रित हैं, मंच आपको बुला रहा है। हेलो, अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन के शिखर सम्मेलन के संयोजक एवं उनकी टीम को अपनी ओर से और हमारी जमशेदपुर की टीम की तरफ से बधाई देता हूं इस तरह का आयोजन करने के लिए। आज का टॉपिक जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित है। हमारा अपना विचार ये है कि समिति के प्रत्येक इकाई मतलब जहाँ भी हो, रांची, टाटा, दुमका और अलग अलग क्षेत्रों में, भागलपुर, सभी क्षेत्रों में एक छोटी छोटी ग्रुपों को स्थापित करके उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए इन सभी टॉपिक पर। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे केंद्रीय समिति के पास जो है भेजना चाहिए विचार करने के लिए। मेरा यही अपना विचार है कि तभी जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ लाभप्रद उपाय कर सकेंगे। शिक्षा में बच्चों की रुचि जिस तरफ हो, मेरा यही कहना है कि शिक्षा में बच्चों की रुचि जिस तरफ हो, अगर वो इंजीनियरिंग के तरफ जाना चाहता है तो उसे इंजीनियरिंग के तरफ ही जाना चाहिए, न कि उसको बाध्य किया जाए कि तुम मेडिकल के लाइन में जाओ या जनरल एजुकेशन में जाओ। लेकिन अगर किसी का जनरल एजुकेशन के तरफ जाने का विचार है, आईएएस या आईपीएस का जो है, तो उसके लिए उसको उसी तरफ मोटिवेट करना चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए कि तुम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाओ। ये हमारा अपना विचार है। इस पर लोग जो है जो भी विचार करके निष्कर्ष निकालेंगे। और रोजगार का अर्थ सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा से नहीं है, क्योंकि रोजगार ऐसा शब्द है जो कि डिग्री और डिप्लोमा से परे है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो बिना डिग्री डिप्लोमा के या बिना टेक्निकल एक्सपर्ट के वो अच्छा से अच्छा रोजगार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये पिछले कुछ सेशन में हमने शनिवार को जो है कुछ व्यक्तियों का अनुभव सुना, वो शायद अधिकांश लोगों ने सुना होगा। उनका अपना जो एक्सपीरियंस था वो उन लोगों ने डिस्प्ले किया था, और इसीलिए इस चीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए अभिभावकों को। और जहाँ तक स्वास्थ्य के बारे में है कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह का स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए, तभी जो है किसी भी तरफ किसी भी चीज़ में जो है मन लगेगा, किसी भी चीज़ में बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। यही मेरा कहना है, इतना ही। बाकी विचार करने के बाद ही जो है मैं कुछ कह सकता हूँ, जो कि छोटे छोटे ग्रुप बनाने के बाद मैं अपने जमशेदपुर के इस इकाई में ऐसा छोटा ग्रुप बनाऊंगा, और तब जाकर के वहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा मैं केंद्रीय समिति को भेजूंगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप आए हैं लौ नगरी से दिल्ली में आज, आप आए हैं हमारी लौ नगरी से दिल्ली में आज। आप ही जैसे अनुभवी जनों से तो आगे बढ़ेगा हमारा समाज। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री प्रशांत कुमार, ट्रेजरर फ्रॉम पटना, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने में नई भूमिका निभाई है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। यहाँ मंचासीन सभी बुजुर्गों को, हमारे मार्गदर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रसाल में उपस्थित
सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने पटना यूनिट का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि राजेंद्र अध्यक्ष जो है सो थोड़ी स्वास्थ्य बाधा के कारण नहीं आ सके। जयंत दा उनकी अपनी कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसके वजह से वो नहीं उपस्थित हो सके। उनका जो है सो 13 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया और मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। बहुत ही खास विषय है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मैं अगर इन तीनों मुद्दों को इकट्ठे देखना चाहूँ तो ये बहुत ही लंबा विषय हो जाएगा। चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और मेरी पिछली 3 पीढ़ी शिक्षकों की रही है। मेरे दादाजी गोड्डा हाई स्कूल में शिक्षक थे, मेरी माँ गोड्डा मिडिल स्कूल में शिक्षक थी और मैं भी शिक्षण से जुड़ा रहा हूँ गाए बगाए। हालांकि मैं नौकरी सचिवालय में करता हूँ, लेकिन पढ़ाने से मेरा नाता है। मैं YouTube वगैरह पर भी लोगों को पढ़ाता रहा हूँ। जमशेदपुर इकाई ने मुझे मौका भी दिया है क्विज वगैरह संचालित करने का, मैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं शिक्षा पर थोड़ी बात करना चाहूँगा आज। हम अगर एक बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? पहले ये विज़न क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत आशीष दा सामने बैठे हुए हैं, उनको शायद पता हो। इस विषय पर सहस्त्राब्दियों से मंथन चलता आ रहा। वैदिक शिक्षा पद्धति समानांतर रूप से बौद्धिक शिक्षा पद्धति, बौद्ध धर्म वाले लोगों के 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन में, वैदिक शिक्षा पद्धति में भी 5 साल के बच्चों को उपनयन संस्कार देने की बात की जाती रही है। तो वो क्या शिक्षा देना चाहते थे? वस्तुतः उस समय जो शिक्षा की बात थी वो थी संस्कारों की बात। लोगों ने बच्चों को समाज के सापेक्ष बनाने का प्रयास किया और आज भी हम भी वही करते आ रहे हैं। राड़ी कायस्थ समाज, शिक्षा पर तो हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन राड़ी कायस्थ समाज में शिक्षा का जो ये है, मैं बहुत लंबे डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 बिंदु पर जो है सो बोलकर आगे निकलूंगा। आप अगर 20वीं सदी के प्रारंभ में देखें तो बंगाल की शिक्षा राढ़ी बांधवों के हाथ में ही थी। आपको हम उदाहरण दिखाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर राढ़ी ब्राह्मण थे, विवेकानंद राढ़ी कायस्थ थे। तो पूरे बंगाल को जो है सो शिक्षा में शामिल करने में कहीं ना कहीं राढ़ी समाज का योगदान रहा। रविंद्रनाथ टैगोर खुद जो है सो ब्राह्मण समाज से थे और भले ही वो राढ़ के नहीं थे, राढ़ प्रदेश के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकलाप जो विश्व भारती निकेतन है वो राढ़ क्षेत्र में जो है सो बनाया। बोलपुर और आसपास का क्षेत्र, अगर हम डिमार्केशन ऑफ राढ़ देखें तो वहाँ पर जो है सो आपको वो समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं राढ़ क्षेत्र बहुत ही जो है सो आगे था। आप याद कीजिए कि प्लूटो का आइडियलिज्म, प्लूटो के आइडियलिज्म में था कि अच्छा आदमी बनना चाहिए। अब अच्छा आदमी कौन होता है, इस पर जो है सो बात ये समय सापेक्ष था। जरूरी नहीं है कि जो है सो जो पढ़ा लिखा हो वही अच्छा आदमी हो। एक गुलगुलिया समाज में चोर जो सबसे अच्छा निशाना लगाता है वो भी अच्छा है, वो भी उसकी एक शिक्षा ही है।
तो आप इसको इस तरह से ना लें। हाँ, हमारा समाज क्या चाहता है वो वस्तुतः शिक्षा की ओर हमको ले जाता है। यहाँ पर मैं जॉन डीवी को सामने लाना चाहूँगा, अमेरिकन विचारक थे। जेम्स जो प्रैग्मेटिज्म को जिन्होंने निर्माण किया था एक तरह से पिछली विचारों को एकत्रित करके, उसके विचारों को समाज के सम्मुख लाया जॉन डीवी ने। उसने कहा कि शिक्षा अवश्य ही समाज को साथ में लेकर चलने की बात होनी चाहिए। और तब जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रैग्मेटिज्म आया। आप अभी हम थोड़ा सा पीछे फिर ले चलें, रविंद्र बाबू या विवेकानंद ने नेचुरलिज्म को जो है सो प्रमोट किया, जिसमें भारत के इन क्षेत्रों के लोग को जो है सो ये महसूस किया गया कि ये ऐसे वातावरण में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें जो कि सहज सुलभ हो। गांधी ने भी यही किया था। गांधी ने भी नेचुरलिज्म को लाया था। उन्होंने भी किया कि शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार हो। बुनियादी शिक्षा इसका जो है सो एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि 30 के दशक में जो है सो गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन के 3 लेखों में इसको जो है सो विस्तृत रूप से व्यक्त किया। क्या अब थोड़ा पीछे चलें, भारत की शिक्षा पद्धति कहाँ थी? भारत में 2 तरह की शिक्षा पद्धति थी, एक मकतब मदरसों वाली, दूसरा टोल वाली जो संस्कृत विद्यालय थे वो। अब जो है मैकाले ने आते के साथ सबसे पहला काम किया कि इन दोनों तरह की संस्थाओं को नीचे गिराया और अंग्रेजी को जो है सो ऊपर उठाया। ये संजोग है कि कायस्थ समाज शुरू से ही लेखन विद्या में पारंगत रहा है। जब जरूरत पड़ी उसने फारसी सीखी, जब जरूरत पड़ी उसने अरबी सीखी, जब जरूरत पड़ी उसने, वो संस्कृत में भी अच्छे थे, वो सब कुछ उन्होंने सीखा। उर्दू में, उर्दू का तो जन्म से लेकर परिपालन तक कायस्थ समाज के लोगों ने किया। जितने बड़े आप जो है सो शायर लेखक देख लें, प्रेमचंद हो, रघुपति सहाय हो, जो भी, वो सब कायस्थ वर्ग से थे। हमारे यहाँ बंगला में देखिए शरद चंद्र, इस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये सब जो है सो, और ये फायदा मिला। और चूंकि हम कलम के मर्मज्ञ थे, हमने जो है सो सबसे पहले अंग्रेजी सीखना शुरू किया। लेकिन एक बहुत गड़बड़ हो गई। मैकाले की शिक्षा पद्धति को जानने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है कि कुछ लोग को पहले शिक्षा दी जाए और वो लोग फिर फर्दर आगे शिक्षा दें। यहां हम मार खा जाते हैं। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, रोजगार पकड़ लेते हैं और आगे वाली पीढ़ी को भूल जाते हैं। आज ये जो इकट्ठा होना हमारा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोग आगे आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये टिकल डाउन इफेक्ट चालू रहे, इन्फ्लेशन थ्योरी चालू रहे, और हम जो शिक्षा आज हासिल कर रहे हैं वो धीरे धीरे समाज के माने निचले तबके तक पहुँचे। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि इस प्रवाह को आगे बढ़ते रहने का जरूर जो है सो सब लोग मदद करें, सहयोग दें। और एक बात, ये मैंने पिछले कुछ दिनों से महसूस किया है कि फलाना को 90% नंबर आ गया, उसको 10,000 गिफ्ट कर दिया, उसको ये मत कीजिए सर। इससे अपमानित भी होता है पूरा समाज, इससे समाज अपमानित होता है। आपने 10,000 दे दिया, उन्होंने 2,000 दिया, हो गया डिफरेंस, खत्म हो गया। मत कीजिए, इंस्टीट्यूशनली कीजिए।
इंस्टीट्यूशनली कीजिए। आप मंच पर 100-100 रुपया, 1000-1000 रुपया बांट कर कुछ अच्छा नहीं करेंगे। मुझे बहुत गंदा लगा था भागलपुर में सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, जबकि मैं नहीं जानता हूँ किसी आदमी का नाम और नाम लेना चाहता हूँ, जबकि 85% 1000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, 15,000, ये नहीं कीजिए सर, ये बिल्कुल नहीं कीजिए। मेरा अपना सलाह है, कर सकते हैं आप, लेकिन मेरी सलाह है कि मत कीजिए। एक इंस्टीट्यूशनल वे में जो है सो पढ़ाइए आप उसको। अच्छा, क्या फायदा होगा उससे? आप जो है सो छात्रवृत्ति का गठन कीजिए प्रॉपर वे में। आप जो है सो इंस्टीट्यूशंस को जो आपके लोग चलाते हैं उसमें एनेबल कीजिए कि लोगों को पढ़ने के लिए जो है सो भेजा जाए, और जिसको की कमी है उसको फ्री में पढ़ाया जाए। आप इंस्टीट्यूशनल मदद कीजिए, पैसे से मदद मत कीजिए सर। आज मैं इतना ही कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको मेरा धन्यवाद। आज मेरा यहाँ पर आना सार्थक होगा अगर मेरे सलाह को थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। आपका विचारशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण समाज को एक दिशा और उम्मीद दे रही है। अच्छा, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, अब मैं हम संतोष जी को बुलाना चाहूँगी और अपने विचारों से अवगत कराइए। धन्यवाद प्रशांत जी। एक बार फिर से आप एक राज्य की राजधानी से देश की राजधानी की यात्रा करके आए हैं और इस समारोह से अपने विचारों को सुदृढ़ बनाने आए हैं। आदरणीय इस मंच, इस आयोजन के सूत्रधार श्री जयदेव बाबू, उपस्थित श्री दिलीप बाबू, मंचासीन दूर दूर से आए हुए हमारे स्वजातिगण, हमारे बुजुर्ग, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे भाई, मैं आप सबों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको सम्मान करता हूं। हम लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, राड़ी का स्तव से ही हैं, लेकिन ये 2-4-5 वर्षों में देखें नज़दीक से अपने जात को, अपने स्वजाति को मैंने देखा। दुर्गा पूजा में प्रत्येक वर्ष अपने गांव कुसमाहा जाता हूं। सभी जाते हैं, सभी लोग अपने अपने गांव जाते हैं। विजयादशमी होता है, एकादशी के सुबह में गाड़ी पकड़ लेते हैं। अपने गांव के किसी बच्चे को ये नहीं पूछते कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम अपने क्या करना चाहते हो, तुमको हमसे क्या सहयोग चाहिए। सभी आदमी एकादशी के सुबह में पहली गाड़ी पकड़ के जहां भी जाना हो निकल जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। कम से कम एक दिन अपने गांव में अपने लोगों को, अपने संबंधियों को, अपने गोतिया को, अपने पड़ोसी को पूछिए कि तुम क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो। मैं रहता हूँ सहरसा में, कुसमाहा मेरा गांव है, मौसी के बगल में। मैं साल में 2-3 बार वहाँ जाता हूँ और विगत 15 वर्षों से ये कंटिन्यू रखा हुआ हूँ। दुर्गा स्थान में पानी नहीं है तो एक मोटर लगा दिया, एक पंपिंग से वो मोटर पंप लगा दिया कि इनारा से धोने में दुर्गा स्थान को असहूलियत होती थी। कोई न तो पुरुष धो पाता था आसानी से, ना और औरतें धो पाती थी। तो अपने गांव के पहले हम लोग अपने गांव को थोड़ा सा ठीक कर लें तो धीरे धीरे मेरा पूरा समाज ठीक हो जाएगा। अब शिक्षा की बात है, हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिक्षा पर बात करने के लिए, रोजगार पर बात करने के लिए। शिक्षा केवल सरकारी नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी कहीं उपलब्ध नहीं है, ना होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर यदि नहीं होता तो कल्पना कीजिए कि हमारे बच्चों का क्या होता।
जो कि आज किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब में हैं और वो अपना रोजी रोटी अपना परिवार चला रहे हैं, यदि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होता तो क्या होता, यदि ये मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या होता, बहुत विषम स्थिति होती। हम लोग जब युवक थे तो ये स्वामी विवेकानंद वाले विद्वता की बातें जो हैं वो तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला है ही। उसके बाद हम लोग जब युवावस्था में थे तो प्रत्येक विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, हेड क्लर्क अपने राढ़ी कैश के ही पाते थे। पीए ये लोग सभी जो होते थे राढ़ी कैश के प्राय प्रत्येक जिला में सभी डिपार्टमेंट के हेड क्लर्क अपने समाज के होते थे। शिक्षा में प्रगति हुई, धीरे धीरे बच्चे लोग डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, प्रोफेसर हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए। 1986 वगैरह में अनिल प्रसाद सिन्हा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मौसी के सहरसा में पदस्थापित थे। उन्होंने, मैं युवक था तो उन्होंने कहा कि संतोष भी कुछ बोलेगा, तो हमने कहा क्या कि हम क्या बोलेंगे, हम आप लोगों के सामने हम कुछ बोलने योग्य है नहीं, लेकिन नहीं बोलना है संतोष, तुमको बोले। हम उनको कहे सर हमको यदि सुनना चाहते तो ये सुनिए कि रोजगार के डिफिनेशन को बदलिए। हमारे राढ़ी कास्ट में रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार ही होता है, ये गलत है। स्वरोजगार भी एक रोजगार होता है। मारवाड़ी कितना परिवार है जो कि नौकरी करता है, वो अपना रोजगार करता है ना, कहाँ कहाँ नौकरी कर रहा है, किस कलेक्ट्रेट में है, कहाँ पर किस इंजीनियरिंग में है वो, तो वो रोजगार करता है। वो बनिया, मैं बहुत से संस्थाओं का सहरसा में अध्यक्ष वगैरह हूँ, उसी तरह से वहाँ सहरसा में एक है राम जानकी विवाह भवन, उसका मैं 2012 से अध्यक्ष हुआ। 12 में अध्यक्ष हुआ तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, मैं जब भी जाता तो सेक्रेटरी ही हमको कुर्सी देता था, बाहर में बैठिए अंदर में बैठिए चाय मंगा देते हैं। बोले नहीं आप एक मैनेजर रखिए। तो मैनेजर रखने के नाम पर बहुत दिन तक टालता रहा। बोले क्यों टाल रहे हैं, तो नहीं मिलता। बोले कहाँ खोज रहे हैं आप, तो हम अपने वो बाइकास्ट सूढ़ी था, बोले तो आप अपने जात में सूढ़ी कलवार में खोजिएगा तो आधी मिर्चा बेच के चला लेता है। आप रोज नौकरी करने वाला खोजिए तो ब्राह्मण में खोजिए, कायस्थ में खोजिए, राजपूत में खोजिए, भूमियार में खोजिए, वही आपके यहाँ नौकरी करेगा क्योंकि वो नौकरी करने वाला जात है। अंततोगत्वा एक बाबू साहब को मैंने वहाँ रख लिया। तो स्वरोजगार को जब तक नहीं बढ़ावा देंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब स्वरोजगार करने के लिए हम पटना, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास जाएं यही जरूरी नहीं है, हमारे गांव में भी रोजगार है। जो बच्चे गांव में रह रहे हैं उनको हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे करके, थोड़ा सा सहायता दे करके, ब्याज के ऊपर ही उनको कुछ रकम दे करके, फिर बैंकों का प्रोसीड्योर बता करके उनको कुछ रोजगार के लिए फंड दिया जाए ताकि वो रोजगार कर सके अपने गांव में भी। इससे क्या होगा कि हम लोगों की उपस्थिति पूरे साल नगण्य होती है और दुर्गा पूजा के दिन सोने का कोई जगह नहीं रहता है। दुर्गा पूजा में हम लोगों को सोने का जगह नहीं मिलता है और पूरे साल हम लोगों के घर में बकरी, कुत्ता ये सब सोता है। तो उस जगह पर कुछ बच्चे तो गांव में हैं, उनको हम लोग यदि प्रोत्साहित करें कि तुम और अच्छे ढंग से करो। फिर अब किसी को 1.5 बीघा जमीन है, किसी को 2 बीघा जमीन है, किसी को 3 बीघा जमीन है, जो कोई भी काम करने लायक नहीं है, उसके भरोसे कोई गांव में नहीं रह सकता है। मान लीजिए कि 5 आदमी को यदि 2-2 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन हुआ, जहां जो बेरोजगार लड़का गांव में है उसको दे दीजिए काम करने के लिए, उस पर तुम खेती करो, इस पर तुम हमको उपज दो, तुमको हम खाद के लिए, पानी के लिए समय पर पैसा देंगे। देखिए, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, मेरा अपना विचार है। सरकारी शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। अब देखिए, अपने लोगों में दहेज प्रथा का एक दुष्प्रचलन है कि दहेज लोग तो, लेकिन दहेज किसको मिल रहा है? पहले तो बहुत होता था, अब कम हुआ है। कम हुआ है इसलिए कि अब बच्चे और बच्चियां ही कम हैं। अब जो हैं बच्चे, वो एमए पास है, वो 3-4 जगह में अप्लाई किए हुआ है, उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है, तब तक उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब 11 बजे के डाक से उसको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, उसके ऊपर 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख का डाक होने लगता है। यह भी गलत है। आप उस बच्चे की क्वालिटी को देखिए कि वो वेदर ही इज कैपेबल टू मेंटेन हिज ओन फैमिली और नॉट। इफ ही इज कैपेबल, बहुत सी बातें होती है। तो मैं पेशे से वकील हूं,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी का वकालत करता हूँ। अपने क्षेत्र में मैं प्रभु की कृपा रही, माता भगवती की कृपा रही कि मैं अपना अच्छा रोजगार बना पाया। हमारे अंडर में 5-7 आदमी और भी हैं। मेरा एक छोटा बेटा बॉम्बे से क्लैट से गया था, बॉम्बे से नरसिंह मुंजी से पास आउट होकर के आया है, उसको भी मैंने अपने पास रख लिया है। वो यूपीएससी वगैरह का तैयारी करना चाहता था। मैंने कहा बेटा कहाँ जाओगे, मेरा ये सब कौन देखेगा, ये सब तुम देखो, इसको तुम ही संभालो। तो वो आ गया है मेरे पास। तो हम लोग अपने प्राइवेट किसी जॉब को सम्मान नहीं देते हैं, हम लोग किसी भी जॉब प्रोफेशन को सम्मान नहीं देते हैं। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को स्वरोजगार की तरफ ही, जरूरी नहीं है कि वो आईआईटी हो जाए या इंजीनियर हो जाए, बीटेक हो जाए, एमटेक हो जाए। मान लीजिए कोई, मेरा बड़ा बेटा बीटेक जब किया था तो वो अभी एडोबे में है, साइंटिस्ट है। जब ज्वाइन किया था उसको 30,000 रुपया महीना मिलता था दरमाहा। तो उस 30,000 रुपया में बेंगलोर में क्या करता, तो हम भी कुछ सपोर्ट करते थे। भगवान के अब बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे पैकेज में है, अलग अलग कंपनी में गया। तो ये केवल वो नहीं, अब है क्या कि इसको करने के लिए, स्वरोजगार को पैदा करने के लिए और रोजगार को पैदा करने के लिए हम लोगों को राजनदा, बाटुलदा, इन लोगों की आवश्यकता है। वो सलाह दें हम लोगों को कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। उनको कभी कभी हम लोग उनसे जाके पूछे या वो आके बताएं कि हम लोग को कैसे करना चाहिए। उनका शिक्षा अपने समाज के भी काम आवे। तीसरी बात, बहुत अच्छा कहा अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि पटना से आए हुए थे प्रफुल्ल बाबू, सॉरी, तो इन्होंने कहा प्रशांत बाबू, इन्होंने कहा क्या कि रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में कुछ कंटिन्यूअस प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग 5,000, 10,000, 20,000 दे देते हैं, यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। किसी भी संस्था, हम धन्यवाद देते हैं 2024 और 2025 को भी, और हम धन्यवाद देते हैं केवल हम लोग मंच पर जितने बैठे हुए हैं उतने ही लोग नहीं, इसके पीछे जो मंच पर नहीं, मेरे सामने बैठे हुए, हमारे सामने रीढ़ की हड्डी है, वो उन्होंने अथक प्रयास करके इस प्रोग्राम को का सफल आयोजन करने का किया। गुड्डन दा, निहार दा, इन लोगों का पोस्ट मैं प्रत्येक दिन 8-10 बार देखता हूँ। तो इन लोगों ने अथक प्रयास किया, तब हम लोग इस जगह एक जगह एकत्रित हो सके। तो वो अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग को तो केवल आना पड़ा है, लेकिन उनको यहाँ व्यवस्था करना पड़ा है। दिलीप घोष साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर ने जो आयोजन किया भागलपुर में, वो प्रथम आयोजन था बहुत वर्षों, शताब्दी का, और वो शताब्दी कुंभ के तरह था जो हम लोग फिर अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। जो हम लोगों ने देखा, कमियां होती हैं, केवल उसका क्रिटिसाइज नहीं, उसका अगला प्रोग्राम जो होगा उसको ठीक करने का हम लोग काम करें। उसमें कुछ कमियां होती है, उसको इग्नोर करने की आवश्यकता है। रही बात 5,000, 10,000 दे देने की बात, ये देना भी चाहिए सर। जब तक कोई आपका स्थापित कोई फंड नहीं हो तब तक यह देते रहना चाहिए, नहीं तो ये आयोजन कैसे हो पाता। अगर लोग देते नहीं तो ये आयोजन संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी, अब क्या कि धन की परिभाषा में 3 ही चीज है। धन या तो दान किया जाता है या भोग किया जाता है, तीसरा धन का ऑटोमेटिक व्यवस्था वो अपने नाश हो जाता है। धन का प्राचीन यही परिभाषा है। तो दान किसको किया जाए, तो दान कम से कम अपने लोगों को तो किया ही जाए। अपने लोगों का एक, मेरा अपना मांग भी है, विचार भी है, सलाह भी है कि कम से कम दिल्ली में एक इस प्रकार का हॉस्टल कम रेस्ट हाउस का व्यवस्था किराए के मकान में हो, ताकि उसमें जो बच्चे आईएएस आईपीएस करने के लिए आते, क्योंकि बिना दिल्ली छुए हुए आईएएस आईपीएस प्रायः संभव नहीं है, तो वो आईएएस आईपीएस या कोई भी सर्विस के लिए तैयारी करते हो तो वहाँ उसमें रहें। उसका एक पोर्शन ऐसा भी हो जो एम्स में इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं, जिनको की फंड नहीं है, जो कि सहायता जिनको चाहिए, वो उसमें अस्थायी रूप से रहें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो आकर के उसको डेरा न बना लें, और उसमें एकदम कम कीमत पर, लागत के दर पर उनको भोजन भी उपलब्ध हो जो अपने लोगों का इलाज के। एक मकान इस प्रकार का मेरा प्रपोजल है।
दिल्ली में व्यवस्था किया जाए, दूसरा मकान एक पटना में किया जाए, ताकि पटना के लोग वहाँ पर भी इस प्रकार का बीमारी में जाए तो वहाँ पर वो रहें। अब उसमें अगर हमको जो जिस योग्य सक्षम हैं 100 रुपया से लेके 500 रुपया महीना तक, या साल में 5,000 रुपया या 2,000 रुपया 2,500 रुपया सेल्फ कंट्रीब्यूशन करें। दान का इससे बढ़िया परिभाषा और कुछ हो नहीं सकता है। अब दान किसी पंडित जी को दे देंगे, वो भी दक्षिणा ले लेंगे, आपको मंत्र दे देंगे, वो दान के लिए पात्र नहीं है। कोई भिखमंगा जो कि ब्याज पर पैसा लगाता है वो भी दान का पात्र नहीं है। रही सामूहिक विवाह की बात, सामूहिक विवाह के बात के बारे में जो हमारे दिलीप बाबू ने प्रपोजल किया वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दिलीप बाबू इसमें थोड़ा सा प्रयास आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा कि लड़का लड़की खोजने में ना, कि वो लड़का लड़की कहाँ खोजिएगा, इसकी व्यवस्था करनी होगी आपको। सामूहिक विवाह का आयोजन हो, किसी गरीब बच्ची का कन्यादान यदि सामूहिक रूप से और हम लोगों के सौजन्य से, हम लोगों के सहयोग से अगर हो जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं। हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री गुटन दा का, श्री निहार दा का, इन लोगों का मेहनत, इन लोगों का प्रस्तुति, और बहुत मिस कर रहे हैं आज हम राजेंद्र सिन्हा जी का, जो कि वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हैं हमारे कायस्थ समाज के। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता रहा हूँ, उनके प्रत्येक लेख को मैं पढ़ता हूँ। वो किसी कारणवश नहीं आए तो उनको कोई ज़रूरी बहुत महत्वपूर्ण काम में लग गए होंगे और स्वस्थ होंगे, उनको आज यहाँ अगर रहते तो और भी रौनक बढ़ता। मैं बहुत आह्लादित हूँ अपने लोगों को देखकर। इतना बड़ा दर्शन हमने कभी नहीं किया था। आज जो दर्शन कर रहा हूँ, या शताब्दी समारोह में किया, आज अपने लोगों का दर्शन कर रहा हूँ, अपने स्वजाति का दर्शन कर रहा हूँ, अपने भाई बंधु का दर्शन कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि आप चलिए ये देखिए, फिर कल अपनी बेटी को, मेरा बेटी यहीं पर आर्टिमिस में डॉक्टर है और दामाद हैं मेदांता में डॉक्टर, तो उनको कहा, मैंने उन लोगों को कहा कि कल तुम लोग भी चले आना। आज मैं यहीं रुक जाऊंगा, कल वो आ जाएगी यहाँ पर। ये इस प्रकार का दर्शन कर पाना हमारे जीवन में ये प्रथम पर है, और मैं अपने सभी कुटुंब, सभी लोगों को, सभी कुटुंब ही हैं हम सबों को सादर नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, और यह उम्मीद करते हैं कि लोग अपने गांव में कम से कम 1-2 दिन साल में जरूर बितावें, बगैर किसी फंक्शन के। वहाँ पर वहाँ के लोगों के दुख दर्द को थोड़ा सा समझें, और जो कुछ कर सकें वो अपने तरह से करें। मैं करता रहा हूँ, मैं बहुत ही कर रहा हूँ अपने गांव के लिए। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक है अपने धन का, अपने कमाई का एक पोर्शन भाग मैं इन सभी चीज़ों में लगा देता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत कृपा। धन्यवाद आपका। हमने सुना समाज को आगे बढ़ाने की आपके विचारों की यात्रा। हमने सुना समाज को बढ़ाने के लिए आपके विचारों की यात्रा। अब तो संगठन में बढ़ने लगी है पुराने अनुभवों की मात्रा। वक्त के साथ जो बदला नहीं वो मिट गया। वक्त के साथ जो बदला नहीं वो मिट गया, पर जिसने विचारों को जिया वो राड़ी समाज बन गया, वो राड़ी समाज बन गया। हर कोना पुकार रहा है, हर कोना पुकार रहा है, मैं भी सम्मेलन का हूं भाग। यहाँ सभी एक हैं, ना है अलग अलग डफली, ना है अलग अलग राग। तो कृपया वापस आइए, मंच पर विराजमान हो जाइए और हमारे कार्यक्रम को नई दिशा के देने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी से अनुरोध है, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक फिलर बताइए, मैं फिलर बोल देती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा बोलूँगा। आप सभी ठीक है, तो नहीं होने वाला है। कौन सा बोले बताओ। अब परंपराएं नहीं रोकेंगी, सोच उड़ान भरेगी, राड़ी समाज की नई कहानी आज से कलम लिखेगी। अब परंपराएं नहीं रोकेंगी, सोच उड़ान भरेगी, राड़ी समाज की नई कहानी आज से कलम लिखेगी।
आप सभी से अनुरोध है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि हम कार्यक्रम आप सभी से अनुरोध है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्योंकि यह एक दिन का सम्मेलन नहीं है, यह है एक युग की शुरुआत। हर घर तक पहुंचाने हैं आज ये सारी महत्वपूर्ण बात। इसलिए अपनी अपनी व्यक्तिगत बातों को विराम देते हुए कृपया स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को नई दिशा देने के लिए हमें एक माहौल दीजिए। वही बोल रहा है ना, तो आप एक बार वो तो खोलो पेज जिस पे मैंने लिखा हुआ है। कहाँ गया वो? अमरेंद्र घोष लिख के था ना, पेज ही खो गया। अब मैं सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, जो अखिल भारतीय राढ़ीकाय संगठन की एक प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका नेतृत्व संगठन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। आपके विचारों से हमें मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति से नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सभा आपके कदमों से सुशोभित होती है और आपका समर्पण संगठन को निरंतर ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री अमरेंद्र कुमार घोष जी को कि वे आए और अपने विचारों से इस मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने एक अल्प विराम लिया और एक बहुत ही अपनापन भरा एक माहौल देखने को मिला जब हम सब मिलकर एक दूसरे से अपने मन की बात कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। यह जो एक अपनापन है और यहाँ पर आज जो इस सभागार में उपस्थिति है, आप देख पा रहे हैं कि सभागार में हमने जो ये सभागार लिया है 2 दिन के कार्यक्रम के लिए, इसकी जो क्षमता है बहुत बड़ी है। आज हम लोग यहाँ पर संख्या बल में कम है प्रत्यक्ष रूप से, लाइव प्लेटफॉर्म पे हमें समाज का एक बड़ा वर्ग सुन रहा है आज। तो यहाँ आज जो लोग उपस्थित हैं इस सभागार में, ये सक्रिय समूह अखिल भारतीय राढ़ीकाय संगठन दिल्ली का, यहाँ के फाउंडर मेंबर्स, यहाँ के सभी वो सदस्य जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने सामर्थ्य से अखिल भारतीय राढ़ीकायस्थ संगठन को पोषित और सिंचित किया है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो लक्ष्य एक ध्यान में आया, हमारे शताब्दी वर्ष के संयोजक और अखिल भारतीय राढ़ीकायस्थ संगठन दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष आदरणीय श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी, इन्होंने एक विज़न दिया, विज़न 2050, और उसके साथ कुछ लक्ष्य मिले जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कि हम इसको एक रेखांकित करेंगे, एक कार्य रूप देंगे और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं उस दिशा में हम कार्य करेंगे। अखिल भारतीय राढ़ीकायस्थ संगठन की अगर हम बात करें, जो हमारी 18वीं वर्षगांठ भी है और ज्ञात प्रथम महाधिवेशन जो हुआ है 1925 में, उसकी शताब्दी जो अभी हमने भागलपुर में बड़े धूमधाम से मनाई थी, उसी उत्सव को देश के हर कोने में ले जाने की जो हमने एक चेष्टा की है, उस क्रम में हम दिल्ली पहुँचे आज शताब्दी समारोह के रूप में मनाने के लिए। और हमारे अपने संगठन में हम आज उन लोगों को ज़रूर याद करना चाहेंगे जिन्होंने अपना न सिर्फ समय और श्रम और धन, बल्कि अपने विचारों से एक बीज बोया था जो आज हमारे बीच
उपस्थित नहीं हैं हमारे अपने आदरणीय वृंद स्वर्गीय छोटू रंजन सिन्हा जी, जो प्रथम 80 के दशक में जब बैठक शुरू हुई दिल्ली में, आज हम भले ही अपने आप को 18 वर्ष का कहते हैं, लेकिन अगर यह क्रम देखें तो 40-42 वर्षों का रहा है। तो स्वर्गीय श्री छोटू रंजन सिन्हा जी उस वक्त हमारे पैट्रॉन थे और उन्होंने बहुत ही क्रम में काली बाड़ी वाला समय रहा जब इन्होंने काफ़ी सारी बैठकें रखी। उस समय के लोग सब इकट्ठे होते थे, हमारे बीच रहा करते थे। अब हमारे बीच नहीं, हमारे उपाध्यक्ष स्वर्गीय गणेश कुमार घोष जी, उनको भी हम याद करते हैं पाठक डी से। श्री रंजन कुमार घोष जी हमारे बीच अब उपलब्ध नहीं हैं। हमारे श्री संजय कुमार सिन्हा जी, ये फरीदाबाद में हुआ करते थे, काफ़ी सक्रिय वरिष्ठ सदस्य रहे। श्री प्रशांत कुमार मजूमदार जी बम्भोलदा पाठक डी से, और इसके अलावा मानिक कुमार दास जी हमारे सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य, वो भी हमारे बीच अब नहीं हैं। और हाल फिलहाल में हमने अपने एक फाउंडर सदस्य को खोया है, श्री लाल बहादुर सिन्हा जी। तो इन विभूतियों को हम नमन करते हैं और उनके आशीर्वचन से वो जहाँ भी होंगे आज के इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दे रहे होंगे अपना, उन सबों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के क्रम में हम यहाँ पर विभिन्न यूनिट से आए हुए हमारे नेतृत्व को और उनके प्रतिनिधित्व को अभी हम सब ने सुना, उनके विचारों को सुना। इसके बाद हम जब अगले सत्रों में चलने वाले हैं, विज़न 2050 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं संस्कृति और अपने परंपराओं की, और फिर अंततः हम बात कर रहे हैं संगठन की। ये हमारे आज के विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी सुधीजनों का इसमें पूरा योगदान अपेक्षित है और एक पैनल के रूप में हम इसकी डिस्कशंस को आगे लेके चलेंगे। हमारी अपेक्षाएं रहेंगी कि इसमें न सिर्फ हम ये देख पाएँ कि ज़रूरत क्या है, हम ये भी देखें कि ज़रूरत को कैसे हम पूरा करें। जो सपना हमारे मन में है कि 2050 का एक राढ़ी कायस्थ समाज कैसा हो, क्योंकि शताब्दी समारोह हुआ है और अगली शताब्दी आएगी। उस शताब्दी समारोह में हम में से कितने लोग होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। शायद कुछ लोग हों, हमारे बच्चे हों या उनके बच्चे हों, लेकिन वो समाज कैसा दिखेगा उसके लिए आज क्या करने की ज़रूरत है, आज क्या करने की ज़रूरत है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सपनों का समाज तैयार हो सके। इस क्रम में हमें जो आज अपना लक्ष्य तय करना है, एक कार्य रूप निकालना है और हमें यह देखना है कि हमारी भूमिका उसमें क्या रहने वाली है। और जितने भी संगठन हैं सभी एक ही लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, तो संगठन आपस में संगठित होकर चलेंगे, बड़े इम्पैक्ट के साथ हम वो लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा विश्वास लेकर हम आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए मिले हैं। तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल रखी गई है। हम विषयवार चर्चा करते चलेंगे, उसकी रूपरेखा लेंगे, और कल जब हम दोबारा इस सदन में आएंगे तो ये सदन हमें भरा हुआ मिलेगा। हमारे राढ़ी कायस्थ परिवार के साथ हम यहाँ मिलकर बैठेंगे, उत्सव मनाएंगे। हम आए हुए अतिथियों का सम्मान और हमारे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग जो और उसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सब का सम्मान करेंगे। हम उन सब के जिस्ट को, आज जो भी बातें होंगी इसके जो सार निकलेगा उसका एक परिचय हम अपने समाज के बाकी लोगों को देंगे, और इस तरह दूसरे दिन के उत्सव कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज के कार्यक्रम में चूंकि अभी ये बहुत ही शुरुआती दौर है जिसमें हमने सभी विचारों को सुन लिया है, अब विषयवार चर्चा होगी जिसमें हम ज़्यादा गहराई से बात करेंगे, विषय पर बात करेंगे। और इसके तरह हम अभी शिक्षा देखेंगे, पहले स्वास्थ्य का रहने वाला है पहला कार्यक्रम, फिर शिक्षा का, फिर उसके बाद हम रोजगार पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे संस्कृति पे और फिर संगठन पे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त मैं समय नहीं लूँगा, हम समय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम दोबारा मिलते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग श्रृंखला में, अलग अलग सत्र में, और इस रूपरेखा को तय करते हैं जिससे कि हम शाम को जब एक कंक्लूजन करके इस भवन से बाहर निकल रहे हों तो हमें बहुत क्लैरिटी हो
कि 2050 कैसा दिखेगा और आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का दोबारा यहाँ उपस्थिति के लिए, और आप सब बड़े दूर से इस गर्मी के मौसम में दिल्ली आने के लिए अपना कीमती वक्त भी निकाला, और इस मौसम की मार को ना मानते हुए यहाँ तक हम पहुँच पाए, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके प्रेरणादायक विचारों ने हम सबको अभिभूत कर दिया। आपके विचारों से दिशा मिलती है और आपके नेतृत्व से संगठन को ऊर्जा। आपका चिंतन, आपकी दूरदृष्टि और संगठन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपका हृदय से धन्यवाद।